तो जनरल साइंस के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं आरओ के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उससे जनरल साइंस से 900 प्लस एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, जिसमें एपिसोड 4 है और 151 क्वेश्चन पिछले 3 लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। बात करिए तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमने सभी एग्ज़ाम के स्टेट पीसीएस के और लोअर के साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्योंकि जनरल साइंस तो यूनिवर्सल है, किसी स्पेसिफिक स्टेज के लिए ना तो विटामिन से होने वाले कमी से होने वाले रोग बदल सकते हैं, ना तो संक्रमण रोग बदल सकते हैं, ना तो भौतिकी, बायोलॉजी या किसी भी विज्ञान की जो जनरल साइंस की बुक है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। ठीक है? तो इसीलिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है, आरओ के साथ-साथ। बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की 152 की बात करें, 151 तक कर चुके हैं। तो इसमें देखेंगे तो इससे पूछा है निम्नलिखित में कौन-सा पेड़ पर्यावरण के लिए खतरनाक है? नीम, यूकेलिप्टस, बबूल, केला। तो ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में आया था, प्रीलिम्स में 2022 में, और इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी ये रिपीट हुआ है। तो इसमें बताना है आपको इन चारों पेड़ों में से कौन सा पेड़ जो है वो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो आप देखेंगे, आपने गांव में रहते हैं तो आप सफेदे का पेड़ देखे होंगे, उसे हम लोग गांव में सफेदा बोलते हैं। ठीक है? तो सफेदे का पेड़ होता है, अगर जहाँ वो लगा रहता है तो आप देखेंगे कि उसके आस पड़ोस में तो वो पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। ठीक है? वर्षों तक लगा रहता है, फिर वो उसका पेड़ तैयार होता है। ठीक है? तो वो क्या करता है, अपने आस-पड़ोस के पेड़-पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उसे क्या कहते हैं? यूकेलिप्टस कहते हैं। ठीक है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करें, तो इसमें पूछा है डाइक्लोरोफिनेल डाइक्लोरोइथेन यानी डीडीटी एक है गैर प्रदूषक, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, सी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, ऑप्शन डी दिया है जैव रासायनिक प्रदूषक। तो आपको बताना है कि जो डीडीटी है वो क्या है इन चारों में से। ठीक है? तो चलिए ऑप्शन चूज करिए कि डीडीटी के बारे में इनमें क्या सही है। तो बात करें डीडीटी क्या है? एक जो है आप देखेंगे कीटनाशक दवा है और इसको विश्व के कई देशों में इसे बैन का किया जा चुका है, क्योंकि ये है एक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है। यानी इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यानी इस अगर ये जहाँ यूज किया था ये अपघटित नहीं होता है। ठीक है? इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 154 में पूछा है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1971, 1974, 1981, 1986। तो देखिए ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे आरओ का प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो अन्य स्टेट के पीसीएस के एग्जाम हो। इस एक्ट दे देगा, आपको सन पूछ लेगा। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की जहाँ तक बात है तो उसका संबंध 1986 से है। 1971 में क्या हुआ था, ईरान के रामसर शहर में देखेंगे तो यहाँ पर जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसका संबंध आप देखेंगे किससे है? वेटलैंड कंजर्वेशन से है। ठीक है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है थर्मोडायनेमिक रूप में सबसे अधिक स्थिर कार्बन है कोयला, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा। तो याद देखेंगे ये सब कार्बन के अपरूप हैं, लेकिन आपने आपसे पूछा है थर्मोडायनेमिक्स में रूप के में सबसे अधिक स्थिर कार्बन कौन सा है। ठीक है? तो सबसे स्टेबल अगर आपसे कार्बन अप्रूव पूछा जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है? ग्रेफाइट सबसे अधिक स्टेबल जो है कार्बन है थर्मोडायनेमिक्स रूप में। इसके अलावा कोयला, फ्लोरीन, हीरा जो है ये भी जो है कार्बन के एक अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 156 बार बार जो है रिपीट होता है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन, मीथेन। कुल मिलाकर पूछ रहा है प्राकृतिक रूप में कौन सी गैस इसमें पाई जाती है। तो आप देखेंगे प्राकृतिक रूप में, नेचुरल रूप में आप देखेंगे तो मीथेन जो है पाई जाती है। ठीक है? और अगर पूछा जाए आपसे कि मीथेन के उत्सर्जन में किसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर क्षेत्र का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एग्रीकल्चर में कौन सी फसल का पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर में आप धान की खेती करते हैं, धान के खेती से सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 157 में पूछा है भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है चेन्नई, कोच्चिन, अहमदाबाद, नई दिल्ली।
तो आपको बताना है कि भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन-सा है? तो ध्यान रखिएगा भारत में जो है सन एनर्जी से संचालित जो है पहला हवाई अड्डा कोच्चिन है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 158 158 इसमें पूछा है बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारण बनता है काली खांसी छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का रूप निमोनिया इन्फ्लुएंजा। चलिए बताइए कि बैलिस जो बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है उसके कारण क्या होता है? तो आप देखेंगे कि जो बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है उसका कारण जो है निमोनिया होता है। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है? अगर आपने अभी हम हमारी जनरल साइंस की जो है डिजीज़ की क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखिए। हमने सारी डिजीज़ में बाकायदा डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोटोकेमिकल स्मॉग हमेशा मौजूद रहता है फास्फोरस, ओजोन, मीथेन, एल्युमिनियम आयन में। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फोटोकेमिकल से यानी सूर्य के द्वारा जो आप देखेंगे जब इंटरेक्ट होता है तो उसमें जो स्मॉग बनता है वो हमेशा किस में मौजूद रहता है? वो ओजोन में जो है मौजूद रहता है। इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा अभी हमने बात की। एक सेकंड। ठीक है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर ली। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है भारत में? तो सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है राजस्थान के जोधपुर जिले में फलौदी तहसील में आप देखेंगे बदला जो है सोलर पार्क है। ये 2245 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट ये एमपी में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ये एशिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर संयंत्र है। ये एक ऐसा सोलर प्लांट है जिसकी जो बिजली होती है उसकी अतिरिक्त बिजली जो है ये अंतरराज्यीय ओपन एक्सेस दिया गया है, यानी आप दिल्ली मेट्रो की बिजली की आपूर्ति करता है। इसके अलावा कुछ अपडेट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इसके पहले अगर आपसे पूछा जाता था कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तब तक आप बताते थे तमिलनाडु में, लेकिन अपडेट हो गया है। ये पीआईबी की पोस्ट है भारत सरकार की। ठीक है, 2022 की 1 जुलाई की। तो आप देखेंगे रामागुंडम तेलंगाना में जो है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पार्क की चालू हो गया है, जिसकी क्षमता जो है 100 मेगावाट कैपेसिटी, यानी भारत की सबसे बड़ी सोलर फ्लोटिंग पार्क परियोजना चालू हो गई है। अब से आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको तेलंगाना में बताना है, रामागुंडम में। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मानव संबंधित रोग की बात करें तो इसमें देखिए काली खांसी पूछा था। तो काली खांसी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो आप देखेंगे एक बैक्टीरिया होता है बर्टेटेला पोर्टिसिस, इसके द्वारा फैलता है और ये हवा के द्वारा फैलता है। इसी को देखते हुए सरकार भारत सरकार जो है आप देखेंगे टीटीपी का टीका लगाती है। इसके अलावा देखो कुष्ठ रोग की बात करें, कुष्ठ रोग जो होता है ये भी जो है एक माइक्रोबैक्टीरियम जो है के कारण फैलता है, लंबे समय तक कुष्ठ रोगी संपर्क रहने फैलता है। तो इसमें देखिए सल्फर ड्रग का उपयोग किया जाता है घाव को साफ करने में। सल्फर ड्रग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको डाला। सल्फर ड्रग का उपयोग किस लिए किया जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने में, यानी बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है कुष्ठ रोग, तो इसको साफ करने के लिए सल्फर ड्रग का यूज किया जाता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से फैलता है, यानी आम जो है मौसमी संक्रमण से जैसे आप देखेंगे तो इसमें आपको छींक आना, तो ये सब जो है जो आम इन्फ्लुएंजा होते हैं, जैसे आप वीकनेस फीवर हो जाए, ठीक है, सांस लेने में परेशानी, हेडेक हो, कफ हो जाए, तो ये क्या है इन्फ्लुएंजा रिलेटेड रोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी हमने बताया कि पोल्यूटेंट की बात की, तो आपको पोल्यूटेंट से क्वेश्चन आया है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी जो प्रकृति में मौजूद रहते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ईपीएम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, हैवी मेटल्स जो है रहते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी किसी के इनडायरेक्ट प्रभाव में जो है आप देखेंगे जैसे ओजोन जो होता है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट मारता है, पैन, एसिड रेन, ठीक है, तो ये सब क्या है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन लेयर कहाँ है, तो आपको हमेशा बताना है समताप मंडल के निचली सतह पर ओजोन लेयर है। ठीक है, इसके अलावा अगर इस क्लास को पसंद आ रही हो तो आप पीडीएफ चाहिए तो
आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे 2 चैनल स्टडी ऑन आईएएस, स्टडी ऑन यूपीएससी। पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और या फिर आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 160 में क्या पूछा गया है? 160 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी सामग्री जैव निम्नीकरण है, यानी वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी उसका क्षय हो सकता है। कांच की बोतल, प्लास्टिक का कप, एल्युमिनियम, पन्नी, ऊन। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा सामग्री ऐसी है जिसका बायोडिग्रेडेबल यानी उसका क्षय हो सकता है, संपूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है पृथ्वी पर। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऊन का जो है ये क्या है, पूर्णतः जो है रिसाइकिल यानी बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 में देखिए, सल्फा औषधि निम्नलिखित किस प्रकार की औषधि है? एंटीसेप्टिक, दर्दनाशक, ज्वारनाशक और जीवाणुरोधी। अभी हमने बताया कि सल्फा औषधि किस प्रकार की, आप देखें कुष्ठ रोग में सल्फा ड्रग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिस एरिया में कुष्ठ रोग हो उसको साफ करने में, तो सल्फा औषध जो है वो देखेंगे एंटीबैक्टीरियल औषधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा बायोमास एनर्जी का स्रोत नहीं है? कोयला, परमाणु ऊर्जा, गोबर, लकड़ी। तो बायोमास एनर्जी का मतलब आपको जानना पड़ेगा। बायोमास एनर्जी जो है इसका मतलब जीवित और जो जीवित है या जीवित रह चुके हैं उनके जीवाश्म द्वारा जो एनर्जी बनाई जाती है उन्हें ही पूछ रहा है। तो आप देखेंगे परमाणु एनर्जी क्या है, ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। बाकी कोयला, गोबर, लकड़ी ये सब क्या है, बायोमास एनर्जी का स्रोत है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कैसे पूछा है, निम्नलिखित में किस प्रकार की उष्मा इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है? डीजल, पेट्रोल दोनों, भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। तो आपको बताना है कि किस प्रकार की उष्मा इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2022 में साइंस में। तो बताइए इसका। तो आप देखेंगे पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर जो होता है उसमें एयर और फ्यूल का जो है कंबंसन होता है, जिसे जब आप देखेंगे स्पार्क इंजन द्वारा ये दहन होता है। ठीक है, तो इसमें पेट्रोल इंजन हो जाएगा। जहाँ तक डीजल इंजन की बात करें तो इसमें कार्बोरेटर नहीं होता, केवल जो है हवा के दबाव से ये संपीड़ित होता है और इंजन काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 में क्या पूछा है? 164 में पूछा है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 29 अप्रैल, 30 जनवरी। तो ओजोन दिवस तो यूनाइटेड नेशन द्वारा देखेंगे 16 सितंबर 1994 को जो है ओजोन दिवस की शुरुआत की थी, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की शुरुआत की गई थी। और ये क्यों मनाया गया था? तो आप देखेंगे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें ये समझौता हुआ था कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों को कम किया जाएगा। इसीलिए 16 सितंबर 1994 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की घोषणा की। इसके अलावा आप देखेंगे तो 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे 22 अप्रैल पूछा जाए तो अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो 30 जनवरी दिया है तो 30 जनवरी देखेंगे तो इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो इसी दिन जो है शहीद दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 165 पूछा है, इको मार्क किस उत्पाद के लिए दिया जाता है? मिलावट रहित, आर्थिक रूप से व्यवहार, पर्यावरण के अनुकूल, कार्बोहाइड्रेट भरपूर। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इको मार्क जो दिया जाता है वो बीएसआई द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और किस लिए दिया जाता है? पर्यावरण के अनुकूल जो प्रोडक्ट बनते हैं उसे जो है इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कैसे पूछा, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? शाही यानी हेजॉग, लोरिस, इग्डना, कंगारू। तो कंगारू तो बच्चे देता है। ठीक है, शाही आपने देखा होगा गांव में, तो शाही जिसके कांटे होते हैं। लोरिस लोरिस ये एक नाइट यानी रात्रिचर जीव है, ये भी जो है अंडे नहीं देता है। इग्डिना देखेंगे शाही की तरह होता है, लेकिन इसकी चोंच लंबी होती है। ये क्या करता है? अंडे देता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ठीक है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो इसमें जो है इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर से पर नासा अंतरिक्ष यात्री द्वारा एकल यानी अकेले सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड किसके पास है? तो एंटो सिप्लोरा, ब्योरा, डोब्रोव, मार्क इन हेई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे ये जब क्वेश्चन पूछा गया 2020 में जो है यूपीपीसीएस से पूछा गया था, तो उस टाइम जो रिकॉर्ड था मार्क वनडे हेई के पास था 335 दिन का। और नया अपडेट है कि एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो को
इन्होंने नासा रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेसक्राफ्ट 371 दिन ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अकेले रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड टूट टूट गया है। अगर आपसे पूछा जाए अब, तो आपको बताना है फ्रैंक रोबियो। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ओजोन के बारे में, जैसे अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को, 25 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड मलेरिया डे होता है। और इसके अलावा 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन कौन है, यानी एक तो आपसे अगर पूछा जाए ओजोन डिप्लीशन में कौन कौन से पदार्थ सहभागी, तो आपको ऑप्शन दिए दिया है। इससे क्वेश्चन पूछा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये है ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक के तहत भारत के निम्नलिखित 3 राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य था? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, केरल, पंजाब, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आपने बताना है कि नीति आयोग द्वारा जो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया जाता है, उसके अनुसार 3 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं। तो बड़े राज्यों में आप देखेंगे तो गुजरात, केरल और पंजाब शामिल थे। छोटे राज्यों में पूछा जाए तो आपसे गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। सबसे नीचे जो है आप देखेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड शामिल थे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात, केरल, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 169 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ओजोन गैस की बात कर ली। अब आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सी जो है आप देखा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आप देखेंगे ऑर्गन जो है ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एटमॉस्फेयर में पाया जाना एक अक्रिय गैस है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, जिसके द्वारा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही नहीं होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जो है कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी को गर्म करने में योगदान देती है, सबसे ज्यादा योगदान वाटर वेपर यानी जलवाष्प देता है। इससे भी क्वेश्चन आए, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए कि जितने में हाईलाइट करके हमने आपको मैटर दिया है वो आपको जरूर से जरूर याद रखना है। ठीक है। तो जलवाष्प सबसे ज्यादा योगदान, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मानव जनित जो है उत्सर्जन सबसे ज्यादा, मानव के द्वारा सबसे ज्यादा उत्सर्जन मेथेन के द्वारा किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ध्यान रखना एग्रीकल्चर क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में किया जाता है। उसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि किस फसल के द्वारा सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है, तो धान की फसल के द्वारा सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है। इसके अलावा 170 की बात करें, इसमें पूछा है 170 में पूछा है शनि के वायुमंडल में निम्नलिखित में कौन सी गैस बड़ी मात्रा में मौजूद है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो आपको बताना शनि के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस बड़ी मात्रा में विद्यमान है। तो आप देखेंगे शनि ग्रह जो है वो सौर मंडल का आप देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा। ठीक है। और घनत्व में आप देखेंगे तो सबसे कम है, डेंसिटी इसकी कम है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछा जाए तो टाइटन है। तो मुख्यतः आप देखेंगे शनि ग्रह जो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, यानी ये वाले जगह आउटर ग्रह हैं ये किससे बने हैं? हाइड्रोजन हीलियम से बने हैं। इन्हें गैसियस ग्रह कहते हैं। और इंटरनल यांत्रिक ग्रह किसे कहते हैं? स्थलीय ग्रह कहते हैं। यानी ये मुख्यतः आप देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब क्या है? रॉक और मेटल से बने हैं। ठीक है। और ये यूरेनस, नेपच्यून जो देखेंगे ये हमारे सौरमंडल में ये मुख्यतः जो है इन्हें बर्फ यानी आइस ग्रह कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसमें देखेंगे तो इसमें जो मुख्यतः जो देखेंगे इसमें तो हाइड्रोजन दिया नहीं गया है, लेकिन मेथेन होता है। मेथेन के साथ अमोनिया कम मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में जो है जो ये बाह्यतम ग्रह है ये गैसियस ग्रह होते हैं, इंटरनल ग्रह में आप देखेंगे ये स्थलीय ग्रह होते हैं। इसके अलावा क्यूपर बेल्ट देखेंगे तो ये पूर्णतः देखें आइस बेल्ट होते हैं। ठीक है। क्योंकि जितनी सूर्य की दूरी बढ़ती चली जाएगी उनका तापमान कम होता चला जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह आपसे पूछा जाए तो देखिए तो आंतरिक ग्रह है उसमें मरकरी जो है सबसे पास में है, तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होगा। ठीक है। ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो स्थलीय ग्रह उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी,
पायतम ग्रह की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 171 में डेंगू बुखार निम्नलिखित में किस मच्छर के काटने से होता है? एशियाई बाघ मच्छर, एडीज मच्छर, क्यूरोसिस और एनोफ्लीज। तो आप देखेंगे तो डेंगू बुखार होता है वो एडीज मच्छर होता है। एडीज मच्छर क्या करता है, तो कोई संक्रमित व्यक्ति हो उसको काटता है, फिर उसका खून चूसता है, फिर उसके साथ ही डेंगू वायरस जो है अपने साथ लेके जाता है, फिर अन्य किसी व्यक्ति को काटता है तो उससे क्या होता है, वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो एडीज मच्छर के काटने से होता है। एशियाई बाघ मच्छर की बात करें तो इसके काटने से जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू बुखार जैसी हानिकारक बीमारियां हो सकती है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ये सब वेक्टर वाहक का काम करते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स किसी के और शरीर से निकाल के किसी और शरीर में इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। एनफ्लीज से मलेरिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन सा, टाइफाइड है। ठीक है, यानी प्रदूषित जल, रोगी के मल मूत्र और थूक के द्वारा फैलता है। मलेरिया आप देखेंगे प्लाज्मोडियम नामक जो है पैरासाइट यानी प्रोटोजोआ उसके कारण फैलता है। इसको फैलाने का काम मादा एनफ्लीज मच्छर करता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि एक बार पूछा गया, ध्यान रखना आपको, केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर खून नहीं चूसता। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा काला जार की बात करें, काला जो है लिस्मेनिया नामक आप देखेंगे तो इससे प्रोटोजोआ फैलता है। सैंड फ्लाई काटती है, यहाँ से जो है अपना पैरासाइट्स ले जाकर छोड़ देती है। इससे तेज बुखार और पीलिया कार्ड बन सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो क्यूलेक्स है वो क्यूलेक्स मच्छर जो होता है गंदे पानी से में रोगाणुओं की वृद्धि कर देता है। इससे फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया कैसा रोग है, कृमिजन्य रोग है। इससे हाथी पांव जैसी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 की बात कर लेते हैं। 172 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मात्रा दिया है, उनका एसआई जो है इकाई पूछा है। रेडियोधर्मी पदार्थ की गतिविधि क्यूरी, लेंस की शक्ति डॉप्टर, ताप जूल, दबाव पास्कल। तो आपको बताना है कौन सी यूनिट इसमें सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे जो ताप होता है, जूल जो होता है, जूल आप सबसे पहले समझ लीजिए, जूल जो है किसकी यूनिट है, जूल ऊर्जा की जो है यूनिट है। ठीक है, ताप का जो यूनिट है वो केल्विन है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं, बाकी सब सारी चीजें सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा 2030 तक प्राप्त किया जाने वाला एसडीजी लक्ष्य नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शून्य भूख यानी जीरो हंगर इंडेक्स। तो आप देखेंगे ये हमारे 17 गोल हैं जो 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले हैं। इसमें कहीं भी आप देखेंगे जो है अंतरिक्ष अनुसंधान की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि पहला गोल क्या है, नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा आप देखेंगे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इक्वल एजुकेशन। तो ये आपको 16 16 16 पूरा याद रखने हैं गोल्स। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन ए शामिल नहीं है 17 गोल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 174 में क्या पूछा है, सीएनजी, ये भी रिपीट हुआ है। सीएनजी मुख्यतः किससे बना होता है? मेथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। तो आप देखेंगे सीएनजी जो होता है वो मुख्यतः आप देखेंगे तो मेथेन से बना होता है, यानी 80 से 90% जो है आप देखेंगे मेथेन होता है। इसके अलावा इसमें एथेन, प्रोपेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन भी देखिए होता है। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नियोप्रीन, विशिष्ट रबड़, एस्पर्टन, सिंथेटिक स्वीटनर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रेयॉन, रूपांतरित स्टार्च। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे जहाँ तक नियोप्रीन की बात है, ये एक कृत्रिम रबड़ है जो विशिष्ट रबड़ बनाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। रेयान की बात करें तो रेयान जो होता है वो एक रूपांतरिक जो है स्टार्च है। ठीक है, इसके अलावा सॉरी, रेयान जो होगा ये कृत्रिम रेशा होगा, रूपांतरित स्टार्च नहीं। ये क्या होगा? कृत्रिम रेशा। आप इसको सही कर लीजिएगा, ये क्या है? कृत्रिम रेशा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन बी में देखिए इस पर सिंथेटिक स्वीटनर, ये सही है। सिंथेटिक स्वीटनर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 176 में क्या पूछा है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? सूखी सेल द्वारा, लेक्सस सेल द्वारा,
वोल्टेक सेल द्वारा, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। तो आप देखेंगे जो सन एनर्जी है, सोलर पैनल लगा होता है, उसमें फोटोवोल्टिक सेल लगा होता है अंदर, ठीक है। इस प्लेट के अंदर फोटोवोल्टिक सेल लगा होता है, ऊर्जा का अवशोषण करके फिर ये क्या करती है, एनर्जी स्टोर करती है और ये कन्वर्ट करके जो है घरों में बिजली देती है। तो इसमें जो है फोटोवोल्टिक सेल लगा होता है। इसके अलावा ड्राई सेल कहाँ यूज किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर, रेडियो, स्टार्च, कैलकुलेटर, सॉरी टार्च, कैलकुलेटर में यूज किया जाता है। वोल्टिक सेल कहाँ यूज किया जाता है? तो एक बैटरी होती है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 175 को देखने से पहले एक चीज अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे सूर्य ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में यानी कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित, तो सूर्य ऊर्जा जो है आप देखेंगे रासायनिक ऊर्जा का जो है आप देखेंगे वो बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में जो आप देखेंगे सौर ऊर्जा का उपयोग करके उसे रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित कर या बायो मास में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 में क्या पूछा है? क्रांति दी गई है, उससे संबंधित जो है तथ्य दिए गए हैं। स्वर्णिम क्रांति, तिलहन उत्पादन, ग्रे क्रांति बागवानी और शहद, पीली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, काली क्रांति उर्वरक। तो आपको बताना क्रांति का मिलान करना है। तो आप देखिए एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में पूरा लिस्ट दिया गया, जैसे ब्लैक रिवोल्यूशन जो है पेट्रोलियम से, ब्लू फिश से, ब्राउन आप देखेंगे तो लेदर से है, गोल्डन रिवोल्यूशन जो है फ्रूट और हनी से है, ग्रीन फूड ग्रेन से है, ग्रे आप देखेंगे फर्टिलाइजर से, पिंक आप देखेंगे ऑनियन से है, रेड रिवोल्यूशन मीट और टोमेटो से है, ठीक है। सिल्वर आप देखेंगे एग और पोल्ट्री से है, व्हाइट मिल्क प्रोडक्शन से, डेयरी प्रोडक्शन से है, येलो आप देखेंगे तो ऑयल सीड से है, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन आप देखेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट से है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे स्वर्णिम यानी आप देखेंगे गोल्डन रिवोल्यूशन आप देखेंगे किससे है? शहद और बागवानी से है। और जहाँ तक ग्रे की बात है तो ग्रे जो है उर्वरक से है। पीली क्रांति की जहाँ तक बात है वो तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति जो है आप देखेंगे पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 में क्या पूछा है? इसने पूछा है पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः निम्न में किसके द्वारा गर्म होता है? लॉन्ग टर्म जो टेरेस्ट्रियल विकिरण द्वारा, बिखरा हुआ सौर विकिरण द्वारा, परावर्तित सौर विकिरण द्वारा, लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा। तो आप देखेंगे जो दिन में पृथ्वी जो है लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सौर ऊर्जा का अवशोषण करती है। रात में जब पृथ्वी ठंडी होती है तो यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो है ये अपनी रेडिएशन निकालती है। लेकिन आप देखेंगे अगर बादल है तो क्या करते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन टकरा कर नीचे आते हैं, इसके द्वारा ही पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉन्ग वेव रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी इसमें ऑप्शन ए सही है। बाकी डिटेल में क्लास में चर्चा करेंगे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 में क्या पूछा है? हम जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में कौन अंततः सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता? तो देखिए घुमा का क्वेश्चन पूछा है, बायोमास एनर्जी, परमाणु एनर्जी, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। अभी हमने बताया कि परमाणु एनर्जी क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। इसे जो है आप देखेंगे इसे सौर ऊर्जा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन बायोमास एनर्जी किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप देखेंगे जो पेड़ पौधे और जीव होते हैं उनके अकार्बनिक पदार्थों द्वारा ये बायोमास एनर्जी प्राप्त हो जाती है। और ये पेड़ पौधे सूर्य जो और इन सूर्य द्वारा जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा एनर्जी स्टोर करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे भूतापी ऊर्जा की जहाँ तक बात है तो भूतापी एनर्जी जो जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर आप देखेंगे तो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, तो वो भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और विकिरण से प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 180 में क्या पूछा है? भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डॉल्फिन दिवस की घोषणा की है, जिसे मनाया जाएगा 15 अप्रैल, 5 अक्टूबर, 15 जुलाई, 28 अक्टूबर। तो आप देखेंगे तो जो राष्ट्रीय जलीय जीव जैसे गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, और ये डॉल्फिन जो है फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, यानी नदियों में पाई जाती हैं। तो नेपाल, भारत, बांग्लादेश में आप देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली, सांगू नदियों में पाई जाती है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज का जो लेक्चर हुआ एपिसोड 4 पूरा किया। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।